एक घरेलू कहानी, फूलों भरा रास्ता। हानिया, ये सब क्या है? तुम्हें होश है अपनी जिम्मेदारियों का? कुछ पता है? आरिफ मैली शर्ट पकड़े बिस्तर पर लेटी हानिया पर बिगाड़ रहा था। क्या हो गया? अब मुझसे कसूर? वो आंखें मलती उठ बैठी। क्या हो गया हानी? हमारा नया नवेला शादीशुदा जोड़ा नहीं है। अब तो 2.5 साल गुजर चुके हैं हमारी शादी को, मगर तुम अब भी वैसी की वैसी हो, शादी से पहले जैसी थी। वो बहुत गुस्से में था। वो कमरे में टहलने लगा। हानिया चुप थी। खुद भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तुम्हें। मेरी सारी शर्ट गंदी पड़ी है, मैचिंग टाई अलग गायब है, कपड़े तुम रात में प्रेस करके रखती नहीं हो, सुबह तुम्हारी इतनी देर से होती है कि कभी कभी तो नाश्ते के बगैर जाना पड़ता है। मगर आज तो लगता है कि मैं ऑफिस जा ही नहीं पाऊंगा। वो शर्ट को बेड पर फेंक कर लाल बाबू का चेहरे के साथ कमरे से निकल गया, जिसका मतलब था कि आज ऑफिस की छुट्टी यकीनी है। उफ, वो दुखते सर के साथ उठ बैठी। हमेशा उससे यही गलती होती थी। वो हर रोज रात को किचन समेटते वक्त सोचती थी कि बेडरूम में जाकर सबसे पहले आरिश के सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े प्रेस करके सोएगी और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेगी ताकि नाश्ते में देर ना हो और आरिश अजीम हंसता मुस्कुराता घर से जाए। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही दिन भर की थकान से मजबूर होकर बिस्तर पर गिर पड़ती और गिरते ही नींद की गहरे आगोश में जा पड़ती थी। आज तो उसके सर में दर्द भी बहुत था। वो कोशिश के बाद भी नहीं उठ पा रही थी। वो बेड से उतरने लगी तो रोते आतिफ की तरफ उसका ध्यान चला गया। फिर सारा दिन बड़ी घुटन से गुजरा। आरिश ऑफिस नहीं गया था तो घर में भी नहीं ठहरा था, बल्कि बाइक लेकर घर से निकल गया और यही उसके गुस्से की इंतहा भी थी। हानिया की आंखों में बार बार पानी जमा हो रहा था। आज उसका महबूब शौहर नाराज हो गया है। उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा है। आयशा बेगम और नादिया ने कई बार उससे आरिश के नाराज होकर चले जाने की वजह पूछी, मगर वो टाल गई। क्या बताती? आरिश के मुताबिक उसकी सुस्ती और काहली की वजह से उसका बेटा वक्त पर काम ना होने की वजह से रूठ कर चला गया। हानिया तपती धूप में आरिश के मैले कपड़े धोने बैठ गई, साथ आतिफ को भी संभालती। घर के काम करने में नादिया ने हाथ बटाया था। आयशा ने समझाया भी कि इतनी गर्मी में कपड़े मत धो, बीमार हो जाओगी, मगर उस पर जुनून सवार था। जिस नज़र से आरिश नाराज होकर गया था, हानिया वो वजह ही ख़त्म कर देना चाहती थी। मगरिब के वक्त उसके कपड़े ख़त्म हुए थे। वो आखिरी बार कपड़े छत पर डालने गई थी कि बाइक की आवाज़ पर उसका ध्यान उसकी तरफ चला गया। वो डर गई थी कि आरिश गुस्से में होगा और जाने क्या रिएक्ट करेगा। वो ऊपर ही बैठी रही। अम्मी, हानिया कहाँ है? वो अपने बेडरूम से निकल कर आयशा बेगम के पास आ गया और आतिफ को उठा लिया। उसके चेहरे पर नाराज़गी का कोई साया तक नहीं था। वो पूरा दिन भी तो हो गया था। आयशा बेगम समझ गई कि आरिश ने थोड़ा बहुत डांट दिया होगा। वो बेवकूफ़ अपनी जान का रूप बना बैठी थी। पागल लड़की है ये हानि भी, पूरा दिन तपती धूप में तुम्हारे सारे कपड़े धोती रही। मैंने मना भी किया मगर जिद्दी भी है। वो छत पर कपड़े डाल रही है। अम्मी की बात पर वो परेशान होगा और आतिफ को अम्मी की गोद में डालकर वो भी छत पर चला गया। हानिया घुटने पर चेहरा रखे बैठी थी। हानि, उसने प्यार से पुकारा और इर्द गिर्द का जायजा लिया। पूरी छत पर रस्सियों पर सिर्फ उसी के कपड़े फैले थे। ओह गॉड, ये हानि भी दीवानी है, उसने सोचा। वो अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। वो उसके पास बैठ गया और प्यार से उसका चेहरा ऊपर किया तो हैरान रह गया। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। वो उसके आंसू पोंछने लगा। ये क्या हिमाकत है हनी? मेरी ज़रा सी डांट पर इतना रिएक्ट? हद कर दी तुमने भी। वो अपनी चहेती बेबी को मनाने लगा। इतनी सी बात पर इतना रोना? भाई गुस्से में था, डांट दिया। ये तो नहीं कहा था कि सारे कपड़े आज ही धो डालो। कल वैसे भी करम दाद आ जाता तो कपड़े लौंडे चले जाते। उसने प्यार से समझाया। वो उसे बहुत चाहता था और उसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये इतनी सी बात है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। तुम जानते हो तुम्हारी थोड़ी सी नाराज़गी मेरी जान निकाल लेती है, और तुम तो आज नाराज़ होकर घर से ही चले गए थे। वो फिर हिचकियाँ लेने लगी। अच्छा यार, प्रॉमिस आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुमको तकलीफ़ हो, ठीक है ना? लेकिन प्लीज़ ये रोना बंद करो। तुम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो कुछ ही देर बाद मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ उतर रहे थे। अजीब लड़की है, खुद ही नाराज़ करती है, फिर जल्दी कूदती है और आखिर में मना भी लेती है और मान भी जाती है। आयशा बेगम ने मुस्कुराते हुए सोचा, आरिश आज ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मी के घर छोड़ देना।
वो नाश्ता टेबल पर सजाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन इस वादे पर कि शाम को तैयार रहोगी, पिक कर लूँगा। उसने शर्त रख दी थी। शाम को? पता है कितने महीनों बाद अम्मी के घर जा रही हूँ? शाम को नहीं, 2 दिन बाद आऊँगी। समझे साहब जी? वो अपना फैसला सुनाती किचन की तरफ बढ़ गई। यार तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा। वो सरबत बेगम के दरवाजे के आगे बाइक रोकते हुए बेचारगी से बोला, दिल लगाना पड़ेगा मोहतरम। वो शरारत से कहती आतिफ को लिए बाइक से उतरी। तुमसे दिल लगा लिया, क्या इतना काफ़ी नहीं? वो उसकी तरफ झुक कर बोला तो हानिया ने के लाल गाल और लाल हो गए। अच्छा, खाला जान और बाकी सब को सलाम कहना, अल्लाह हाफिज। वो बाइक दौड़ाता नजरों से गायब हो गया तो वो मुस्कुराती हुई खुले गेट से अंदर दाखिल हो गई। अरे वाह, कमाल हो गया, रात तो अभी हुई भी नहीं है और ये चांद हमारे घर में का रास्ता दिन दहाड़े कैसे बोल गया। समीना उसके गले लगते हुए हंसी थी। जिस तरह सूरज साहिबा रात में हमारे यहाँ पहुँच जाती है, वो भी शौक लहजे में बोली। समीना अक्सर हानि की तरफ शाम के बाद ही जाती थी कि बच्चों की पढ़ाई का मसला था। वो शाम तक ट्यूशन से फारिग होती थी। अरे ये तुम आयुष को अंदर क्यों नहीं लेकर आई? जब अम्मी से मिलने के लिए दोनों उनके कमरे में गई तो अम्मी ने पूछ लिया, कैसे अंदर आ जाते? ऑफिस को देर जो हो रही थी। उसने बताया। अम्मी फिर नवासे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। हानिया आपा नादिया की शादी कब करेंगी? सरबत बेगम ने पूछ लिया। आयशा और सरबत दोनों सगी बहनों की। बस काशिफ दुबई से आ जाए तो शादी भी हो जाएगी। हमारी तरफ से तो सारी तैयारी है। चावल चुनने में अम्मी की मदद करते हुए वो बोली, हानी तू तो हमेशा ही लापरवाह है। बाल तो बंद। सरबत ने उसके बालों को खुले उड़ते हुए देखा तो टोक दिया। वो बाल समेटने लगी। फिर वो भाभी के साथ अपना पसंदीदा गाना सुनने लगी। मज़ा आ गया। अब ऐसी फुर्सत कहाँ है भाभी? अब तो वो शौहर बच्चों की जिम्मेदारियों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि 2 मिनट बैठकर एफएम भी सुन लूं, वरना हमें तो कहाँ इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता था। गाना खत्म होने के बाद वो किचन में आ गई। पूरे किचन में समीना के बनाए कौरमे की खुशबू फैली हुई थी। वो हसरत से कहती, कुर्सी पर बैठ गई क्या घर और शौहर की जिम्मेदारियों से घबरा गई हो? सदफ ने उसे छेड़ने के लिए कहा और मुस्कुरा दी। जी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वो भी मुस्कुराने लगी। वाह, फिर तो आरिश को एक गुलाम मिल गया। समीना ने फिर उसे छेड़ा। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि हानिया पूरी दुनिया से टकरा सकती है। आरिश अजीम तो उसकी कुल कायनात है, वो उससे दूर हो ही नहीं सकती। समीना को अच्छी तरह याद था जब हानि के बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे और हानि बगैर किसी वजह के हर रिश्ते को ठुकराए जा रही थी। वजह पूछने पर शिकायत भरी रोती आंखों से समीना को देखती। वो नजरें चुरा जाती, कुछ ना कह पाती। वो जानती थी कि हानिया और आरिश एक दूसरे को शुरू से ही पसंद करते हैं और ये बात सिर्फ हानि के मामू ज़ात इकलौते भाभी समीना ही जानती थी। आरिश बेरोजगार होने की वजह से प्रपोजल नहीं दे सकता था और फिर एक दिन हानिया की दुआएं कबूल हो गई। आरिश को नौकरी मिलते ही आयशा खुशी खुशी अपने बाजी को मांगने चली आई। उसे पाकर आरिश जिंदगी की हर खुशी पा गया था। हानिया भी बहुत खुश थी, आखिर उसकी दीवानी थी। वो भाभी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अब कितनी देर है? वो भूख से बेकरार होती पेट पर हाथ रखते चावलों की डेक्ची में झाँकने लगी। बस सब तैयार है, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, उन्हें फ्रेश होने दो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। समीना प्लेटें सेट करते हुए बोली। उसके दोनों भतीजे फ्रेश होते ही अपनी लाडली पुप्पो के आगे पीछे घूमते रहे थे। जितने दिन वो यहाँ रही, मानी और शानी तो उसके साथ भरपूर वक्त गुजारते थे और उसे खूब एंजॉय भी किया करते थे। भाई मैं के जाकर तो तुम हम लोगों को बिल्कुल भूल जाती हो। प्यार भरा शिकवा किया गया। क्या करूँ? मानी और शानी और कुछ और याद रखने का मौका नहीं देते हैं। छेड़ने वाला अंदाज था। हूँ, वो भी बड़े मूड में बोली तो वो करवट बदल कर सोने लगा। बस इतनी ही थी बर्दाश्त। वो आरिश का बाजू पकड़कर हिलाने लगी और मुस्कुराने लगी। और अगर तुम्हारे मुंह में ऐसे ये सुनूं कि मैं किसी एक लम्हे भी याद ना रहा तो ये मुझे गवारा नहीं होता।
जिस तरह मैं तुम्हें हर पल महसूस करता हूँ उसी तरह तुमसे मोहब्बत की उम्मीद करता हूँ। उसने जज्बाती होकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वो उसके चेहरे को तकती रही, जहाँ उसके लिए मोहब्बत चाहत के रंग थे। कशिश के दुबई से आते ही नादिया की शादी के हंगामे शुरू हो गए। घर मेहमानों से भर गया। वो मेहमानों के चक्कर में अपना होश भी खो बैठी थी। आतिफ दिन भर आरिश के पास ही होता था। आज नादिया की मेहंदी थी और तैयारियों में इतनी मसरूफ थी कि अपना होश ही नहीं था। सुनो हानी, वो पानी का जग लिए आयशा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब आरिश ने उसका रास्ता रोका। हाँ जल्दी बोलो। वो बहुत जल्दी में थी। मैंने कपड़े उजड़े बालों में आरिश को तो वो अपनी हानियाँ हरगिज़ नहीं लेगी। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? मेहंदी आने वाली होगी, जल्दी से तैयार हो जाओ। आरिश ने उसे डांट दिया। उसकी आंखों में हानि की ये हालत देखकर बहुत ही नागवारी दिखाई दे रही थी। हाँ बस अभी आई। अम्मी के कमरे में पानी रखकर वो टालती हुई आगे बढ़ गई। आधे घंटे बाद वो फिर वैसे ही नजर आ रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना। वो गुस्से में उसे घूर रहा था। हाँ वो सर खुजाने लगी। आरिश ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ लिया। ए हानि, मेरे कपड़े प्रेस कर दे ज़रा। आयशा ने की नन्हे सोहरा बेगम ने अपने कमरे से ही हक लगाई। हाँ फुप्पो, 2 मिनट में प्रेस करती हूँ। वो अपना बाजू छुड़ाते आगे बढ़ गई और वो उसे गुस्से से देखता रह गया। बाहर से भी मेहमान आने शुरू हो गए थे। बस बहुत हो गया, अब मरो तुम यहाँ। मेरी बात का कोई असर ही नहीं है। क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? वो उसे रूम में ले जाकर और बेड पर धकेलते हुए बोला तो वो सहम सी गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं आखिरी बार तुम्हें वार्न करने जा रहा हूँ, जब कमरे से निकलो तो तैयार होकर, वरना निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। शुक्रा फुप्पो को कपड़े प्रेस करके दे सकती हो, अपने बेटे को तैयार नहीं कर सकती, सबके बाल बना सकती हो, अपना हुलिया ठीक करने की कोई फिक्र नहीं। वो उनके सर पर खड़ा गुस्से से कहता रुका। अब अगर मैंने तुम्हें किसी का काम करते हुए देखा तो ये जो तुम्हारे हाथ में है ना, जिनसे काम करती हूँ, मैं तोड़ दूंगा, समझी तुम? वो उसे धमकाते हुए बाहर निकल गया। वो मजबूरी में जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकली तो पहली नज़र ही उस संगिल पर पड़ी। उसे देख कर आरिश मुस्कुराते हुए उसके पास आ गया। हाँ अब लग रही हो ना मेरी वाइफ, वो उसे प्यार से देखते हुए बोला। लाइट ब्राउन कलर के सूट और देसी खूबसूरत मैचिंग ज्वेलरी और हल्के मेकअप से वो चांद नजर आ रही थी। मैं नहीं बोलती तुमसे, तुम डांटते हो मुझे। वो खपा सी लगी और स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। आरिश ने बाजू खींचकर उसे अपने सामने कर लिया। अगर डांटता नहीं तो इतनी सच समझ कर कैसे निकलती? वो शरारत से बोला और उसकी आंखों में झांका, जहाँ बेपनाह सितारे निकलने को बेताब नजर आ रहे थे। ना ना, ये गजब मत करना, वरना मैं भी रो दूंगा। वो सर झुका कर रह गई। जाने दो मुझे, इतनी नाराजगी बुरी बात है। कहो मुआफ किया? वो भी अपने नाम का एक ही था। हाँ 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 बाबा, मुआफ किया। वो जान छुड़ाकर भागी। आरिश कहे लगाता रहा, ये तुम कहाँ गायब थी? तुम ही को ढूंढ रहे हैं। समीना उसे ढूंढती पीछे से बाजू पकड़कर बोली तो वो चौंकी। काशिफ के घर वाले आ चुके थे। लोग उनका स्वागत कर रहे थे। भाभी, अम्मी और भाई भी आए हैं। देखा नहीं? हानि ने समीना से पूछा। बस आए हैं भाई, अम्मी आयशा खाला के पास बैठी हैं। तुम्हारे भाई आरिश के साथ ऊपर स्टेज पर शोर मचाने में लगे हैं। काफ़ी शोर हंगामे के बाद देर रात तक ये महफिल खत्म हुई। सुबह सर में दर्द के मारे उठा नहीं जा रहा था। मैडम उठिए, फुप्पो को चाय चाहिए, लाडली नंदों को नाश्ते चाहिए, भतीजियाँ ढूंढती फिर रही हैं। आरिश उसके सर पर खड़ा उसे आज की मसरूफियत के बारे में बता रहा था। अंदाज चिढ़ाने वाला था। थोड़ा रुक कर वो फिर बोला, आपका मजलूम बेटा रो रो कर आपको याद कर रहा है और आपका बेचारा शौहर भी आपका ध्यान खींचने में लगा है। उफ, वो सोच कर रह गई, इतने सारे काम हैं और आरिश ने एक सांस में ऐसे कह दिया जैसे मिनटों का काम है, और इसे तो मेरे सर दर्द और सूजी आंखों का कोई ख्याल ही नहीं। ऊपर से कमरे का हाल भी सर दर्द पे इजाफा कर रहा था, जहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा था। आरिश प्लीज़, आज नाश्ता तुम बना दो, उसने बड़े प्यार से कहा। मैं? नहीं बाबा, तुमने खुद उन सबको सर चढ़ा रखा है, ये मुझसे नहीं संभलने वाले। वैसे भी ये तुम्हारी ड्यूटी है। वो बाहर
بھاگنے کا بہانہ تلاشنے لگا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ کیسی محبت کرتا ہے عارش کی اس کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں۔ میرے سر میں درد ہے، عارش اسے برا لگا تھا۔ عارش کا اس طرح کہنا بہانے ہیں سب، ایک تو تم عورتیں بھی نا، پہلے تو خوب کام کر کے دوسروں کو اپنے سر میں لیتی ہو، پھر بعد میں کام کا سارا بوجھ دوسروں پر ڈال دیتی ہو۔ بہانے باز آئی ایم سوری کہہ کر وہ پلٹنے لگا۔ عارش کی باتوں نے اسے دکھی سا کر دیا تھا، اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ پھر وہ کھڑی ہو گئی، آخر کام تو اسی کو کرنا تھا، کوئی اس کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا تھا۔ عارش بھی اسے بہانے باز سمجھتا ہے۔ اوہ گاڈ، وہ چکراتی سر کے ساتھ اٹھی ہی تھی کہ درد کی ایک تیز لہر سی اٹھی۔ آہ، اس کے منہ سے عارش بھی نہیں نکل سکا اور دھڑام سے گر گئی۔ کمرے سے عارش نکلا ہی تھا کہ گرنے کی آواز سن کر اندر آ گیا۔ اندر کا منظر ہی دوسرا تھا۔ ہانیہ بیڈ کے پاس گری پڑی تھی، سر پر بیڈ لگا تھا جس میں خون کے فوارے کی طرح خون پھوٹ رہا تھا۔ عارش چلاتے ہوئے آگے بڑھا، سارے گھر والے بھی وہیں جمع ہو گئے۔ افراتفری مچ گئی۔ عارش نے دوپٹہ لگا کر خون روکنے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ عارش بہت پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بہرحال دوائیاں دی اور زیادہ پریشان نہ ہونے کا کہہ کر چلا گیا۔ ادھر باہر ناشتے کا شور تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر عارش کو ہی میدان میں کودنا پڑا۔ 2.5 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آیا تو ہانیہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اپنی ہنسی کو روک کر منہ پھیر لیا۔ یہ بے قراری سے اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا؟ اسے دیکھتے ہی عائشہ نے ناگواری سے گھورا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو آنکھوں پر ایک دم ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اپنے آپ سے ہی ڈر گیا۔ براؤن پلین سوٹ پر جگہ جگہ پیلے اور سفید دھبے بنے ہوئے تھے۔ آستین کسی گھریلو جھگڑالو عورت کی طرح چڑھا رکھی تھی۔ بال بکھر کر چڑیا کے کسی گھونسلے کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ثروت اور عائشہ اسے ہانیہ کا خیال کرنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ کیسی ہو اب تم؟ اس نے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ مری نہیں ہوں۔ ہانیہ نے چہرہ پھیر لیا، چہرے پر بھلا کی سنجیدگی تھی۔ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ عارش کو برا لگا تھا اس کے ایک اس طرح کے انداز سے۔ اس کے ہر انداز سے محبت ٹپک رہی تھی، مگر ہانیہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو بہانے باز ہوں، جان چھڑانے کے لیے بستر پر پڑ گئی ہوں، ہے نا؟ وہ شکوہ بھری آنکھیں لیے ناراضگی سے بولی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ اچھا تو یہ بات ہے، پتہ ہے کیا بات تھی؟ تمہارے بتانے سے پہلے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے باری باری سبھی سے ناشتہ بنانے کا کہا، مگر کسی کو ناشتہ بنانا نہیں آتا، کسی کو کچن سے الرجی ہے، کسی کو تم نے منع کر رکھا ہے کام کرنے سے، کوئی مہمان ہے۔ اب بھلا بتاؤ، مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ وہ ہاتھ نچا نچا کر سبھی کی ایکٹنگ کر کے بتا رہا تھا۔ یہ میں نے صرف اس لیے کیا کہ تمہیں تھوڑی عقل آ جائے اور ان سب کو انہی کے رنگ ڈھنگ میں پیش کرو۔ کیا ان کے ہاتھ تمہارے ہاتھوں سے زیادہ نازک ہیں؟ کیا وہ تم سے زیادہ اچھی ہیں کہ تم تو کام کرو مگر وہ لوگ نہ کریں؟ وہ کتنے دعوے اور پیار سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ اب تو ناراض نہیں ہو نا؟ عارش کے مسکرانے پر اس نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ نادیہ کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ہنگامے ختم ہونے کے بعد وہ گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ کام بہت بڑھ گئے تھے۔ پہلے نادیہ بہت کچھ مدد کیا کرتی تھی، مگر اب وہ ماسی رکھنے کے باوجود اکیلی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ عارش کو کوئی شکایت نہ ہو۔ عاطف اب چلنے لگا تھا۔ عائشہ ہر وقت اس کے ساتھ لگی رہتی۔ عارش کی چھٹی کے دن سب لوگ باہر ہی کھانا کھاتے۔ ادھر نادیہ دبئی چلی گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی۔ آج کل وہ محسوس کر رہی تھی کہ عارش گھر سے زیادہ اب باہر وقت گزارنے لگا ہے۔ گھر پر اس کا دھیان بس نام کا رہ گیا تھا، مگر وہ عارش کے حوالے سے اپنے من میں کوئی شک یا بدگمانی لانا نہیں چاہتی تھی۔ اب تو اس کی زندگی میں ایک اور ننھی جان فاریہ بھی آ چکی تھی۔ عارش اس کی پیدائش پر بہت خوش ہوا تھا۔ اس کی ننھی کلکاریاں سبھی کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیتی تھیں۔ عاطف اسکول جانے لگا تھا، اس کو تیار کرنا، فاریہ کو سنبھالنا، بس وہ تو اپنی ذات کو بھولتی جا رہی تھی۔ اتوار کا دن اس نے باقی بچے تمام کاموں کے لیے خاص کر لیا تھا۔ اب اسے کہیں باہر جانے کی یا میکے جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ گھر کے سامان اپنی پڑوسن نعمانہ سے منگوا لیا کرتی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ شام کو آفس سے آنے کے بعد عارش کہاں چلا جاتا ہے۔ وہ تو ڈنر کے بعد واپس آتا ہے، زیادہ تر وہ کھانا کھا کر ہی آتا ہے۔ آج کل وہ بہت پریشان تھی، مگر دل میں شک لانا نہیں چاہتی تھی۔
अब वो ये भी देख रही थी कि आरिश अब ऑफिस से देर में घर लौटता है। खाना खाने का पूछने पर कहता है कि खा कर आया हूँ और करवट बदल कर सो जाता है। वो डिस्टर्ब हो जाती इस हरकत से। आरिश, कभी तो खाना हमारे साथ खा लिया करो। ऐसा क्या काम है जो शाम तक खत्म नहीं होता? हम तो तुम्हें घर में देखने को भी तरस गए हैं। वो शिकवा भरे लहजे में बोली, तुम लोग घर बैठकर आराम से खाओ। तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो। एक तो दिन रात की मेहनत की थकावट जिस्म पर सवार रहती है, ऊपर से घर में भी आराम नहीं। वो हाथ हिला हिलाकर चीख रहा था कि हानिया परेशान और हैरान खड़ी उसे देख रही थी। ऐसे तेवर तो आरिश के कभी नहीं थे। आखिर कितनी बड़ी गलती हो गई जिस पर इतना गुस्सा आ गया था? आरिश, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। शर्मिंदगी से उसने सर झुका लिया। आइंदा कभी गलती से भी मत पूछना, समझी तुम? और उसे गुस्से से घूरता हुआ बेड पर लेट गया। उसकी आंखें डुबडुबा गईं। फिर वो मामला बढ़ता ही चला गया। हानिया बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी कि ऑफिस में देर रात तक काम होता है। वो और आरिश झुंझला जाता। गुस्से से उसे डांटता और कमरे से निकल जाता। आयशा बेटे की इस हरकत पर डांटती समझाती, मगर वो बस सुनता है, करता कुछ नहीं था। आरिश, प्लीज़, घर पर तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे बड़े हो रहे हैं। आतिफ और फारिया को तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। वो तो तुम्हारी एक नज़र मोहब्बत के लिए तरस गए हैं। रोज़ रोज़ की बक बक झक झक से तंग आकर हानिया कोई आखिरी बात करना चाहती थी। आज भी वो रात 12 बजे घर आया था और उसके इंतज़ार में वो जाग रही थी। वो बहुत नरमी के साथ उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया करती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, उनका ख्याल नहीं रखता? माय फुट, ये सिर्फ तुम्हारी शक्की जहन की पैदावार है और कुछ नहीं। वो बगैर झिझक के कह रहा था। वो कुछ बोलना ही चाहती थी कि आरिश ने हाथ उठाकर रोक दिया। बस बस, अब मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता। और उसने बेपरवाही से चेहरा फेर लिया। हानिया बेबसी से होठ काटने लगी। ऐसा तो आरिश कभी नहीं था। और फिर एक दिन आरिश अजीम साहब के अहम काम का इल्म उसे हो ही गया। उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। वो समीना के बहुत जिद करने पर उसे शॉपिंग करने ले गई थी कि एक स्टाइलिश बुटीक से आरिश को एक महजबी हसीना के साथ हंसते मुस्कुराते निकलते हुए देख लिया था। वो कार से उतर रही थी कि सर चकराने लगा, चेहरे का रंग बदल गया। भाभी ने सारा माजरा समझ लिया, उसे गाड़ी में बैठाया और घर छोड़ अपने घर चली गई। और रास्ते भर उसे बहुत समझाया, मगर वो समझती क्या था? वो तो बस रोती रही। घर आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बच्चे दादी अम्मा के पास थे। तो ये थी आरिश की मसरूफियत, तुम्हारा अहम काम, जिसके लिए तुमने सारे घर वालों को छोड़ रखा है। आराम का सामान देना चाहते हो मुझे, उस लड़की की शक्ल में। क्या वो लड़की मेरे सुख चैन का नाम है? बताओ कौन थी वो? आरिश के घर आते ही वो पट पड़ी। बिगड़ा हुआ चेहरा, बिखरे बाल, वो जख्मी शेरनी लग रही थी। उसकी बर्दाश्त की ताकत खत्म हो चुकी थी। जवाब में एक लंबी ओ की गई। खिले हुए चेहरे पर सख्ती उतर आई थी। तो तुम्हें पता चल ही गया? अच्छा है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। वो कमीनगी से कहता आईने के सामने खड़ा टाई डीली कर रहा था। जवाब दो मुझे, कौन थी वो? अब मैं तुम्हारे बहाने से टलूंगी नहीं। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो तमकीन सुहेल है, मेरे ऑफिस कुलीग, मोहब्बत करती है मुझसे और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो धड़ल्ले से ऐसे बता रहा था जैसे वो कुंवारा हो। क्या? उसकी चीख निकल गई। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और वो बाहर चला गया। घर में भूचाल सा आ गया। हानिया ने उसे दूसरी शादी की इजाज़त दी। आयशा बेगम हर वक्त आरिश को समझाती रहती, कहाँ जा रही हो तुम? बैग उठाए, बच्चों को साथ लगाए जाता देख कर कप टेबल पर पटक दिया आरिश ने। वो जोर से चिल्लाया था, अब मेरा इस घर में इख्तियार ख़त्म हो गया है, मैं अपने घर जा रही हूँ। वो पूरे यकीन से कहती उसके सामने से गुजरी, ठीक है, तुम जहाँ चाहती हो जा सकती हो, लेकिन मेरे बच्चे ले जाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये मेरे पास रहेंगे, अपने बाप के पास। आरिश ने बेरहमी से बच्चों को उससे अलग किया। अगर बच्चों और घर का इतना ख्याल है तो क्यों इनको सौतेली माँ का तोहफा देना चाहते हो? आयशा बेगम अपने कमरे से निकल आई। अम्मी प्लीज़, आप कुछ मत कहें, ये मेरी ज़िंदगी है, जैसे चाहूँ गुजारूँ। वो हरदर्मी से कहता सीने पर हाथ बांध कर कारपेट पर को घूरने लगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जाओ, मगर बच्चे तो माँ के साथ ही जाएंगे। ये मेरा एक माँ का हुक्म है। सास ने बहू का साथ दिया था और बच्चे हानिया के साथ कर दिया। हानिया का दिल चाहा कि एक बार आरिश उसे रोक ले, मगर वो बेकार में ही मैगजीन पढ़ने का बहाना करने लगा। घर पहुंचकर उसने सभी को सब कुछ बता दिया और आरिश के घर न जाने का फैसला सुना दिया। समीना ने अम्मी ने बहुत समझाया था उसे, मगर उसने ये कहकर बात खत्म कर दी कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है
और आरिफ जैसे बटे हुए मर्द के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बिखरते हुए नहीं देख सकती। उसने तलाक की मांग कर दी थी। आरिश तलाक का नोटिस वसूल करके हैरान रह गया। इस चिड़िया दिल लड़की की इतनी हिम्मत! शायद एक माँ अपने बच्चों को के रोशन मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने फ़ोन करके कह दिया और वो तलाक नहीं देगा। हानिया, मुझे तुम जैसी समझदार लड़की से ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या बेवकूफ़ी करने जा रही हो तुम बेटा? जब घरेलू हालात ख़राब हो जाते हैं तो हमें मिल बैठ कर सुलह लेनी चाहिए, ना कि इतना बड़ा कदम उठा लो बेटा। ये मामले घर की चारदीवारी में निपटाए जाते हैं, कोर्ट में अपने चाहने वालों को घसीटने के लिए नहीं। आयशा बेगम को जब से कोर्ट से समन आया था वो बौखला गई थी और अब हानिया को समझा रही थी। उनके सामने बैठी हानिया खामोश थी। अम्मी, आप बताइए मुझे, क्या मैं उस घर में रह सकती हूँ जिस घर में मेरे साथ मेरी स्वतंत्र है? अम्मी, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं छोटे दिल की हूँ और औरतों की तरह मुझे भी अपने घर की, अपने बच्चों की खुशी प्यारी है। मैं क्या करूँ अम्मी? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हानिया, बच्चों का तो कुछ सोचो। ये तुम दोनों में से जब किसी एक के पास रहेंगे तो क्या दूसरे की कमी महसूस नहीं करेंगे बेटा? बच्चों के लिए कड़वा घूंट पी लो। हमारे समाज में तलाकशुदा औरतों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। ये औरत के दामन पर एक धब्बा समझा जाता है। आयशा ने उसे खुद से चिमटा लिया था। यकीन करें अम्मी, अपनी ज़ात के लिए मुझे आरिश की कोई ज़्यादती नागवार नहीं गुजरेगी और उससे ज़्यादा मुझे कोई अजीज़ भी नहीं है। मैं तो अपने सौतन के साथ भी रह लूँगी, मगर मुझे आतिफ और फारिया के लिए एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत है। आप जानती हैं, दोनों अगर साथ रहे और टकराते भी रहे तो दोनों में से कोई एक भी बच्चों को नहीं मिलता। बेहतर यह है कि दोनों में से कोई एक उन्हें अच्छी तरबियत, प्यार और हाई एजुकेशन देकर परवरिश करे। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। वो आयशा के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। उसकी बातों से आयशा को बिल्कुल नहीं लगा कि ये वही लापरवाह हानिया है जिसे वो ब्याह कर अपने घर लाई थी। हानिया को बहुत समझदार निकली। उसकी एक एक बात में गहराई थी। हानि ने इतना कुछ कह दिया था कि आयशा अब खामोश बैठी थी। उन्होंने कितना समझाया था बेटे को, मगर उस पर तो इश्क का भूत सवार था। अब तो बस उसके फैसले का इंतज़ार था। क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे बच्चों की आया नहीं हूँ। शादी के बाद ज़िंदगी को एंजॉय करने के बजाय उन्हें संभालती फिरूँ। मेरी अपनी लाइफ है, इसमें तुम्हारे बच्चों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वो टेबल पर जोर से हाथ मारती पूरे जोश से बोल रही थी। वो अल्ट्रा मॉडर्न लड़की की अपनी सोच थी। वो अपने हुस्न पर मगरूर थी, लेकिन तमकीन, वो मेरे बच्चे हैं। मेरे पास नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? तुम ही को संभालना होगा। उसका लहजा थका थका सा। तमकीन की बात ने उसे मायूस किया था। बच्चों की माँ किस लिए है? क्या अपनी आज़ादी के लिए तलाक ले रही है? हनी, वो मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं संभाल सकती। बच्चों से मुझे कोई ख़ास लगाव नहीं है। ये कोई बात नहीं हुई कि अभी शादी हुई है। बच्चों की जिम्मेदारी पहले से ही सौंप दी। वो बाल सुलझाती गुस्से से कह रही थी। तमकीन, वो मेरे बच्चे हैं। हानिया का उन पर कोई हक नहीं है। वो गुस्से में आ गया था। आंखें लाल हो रही थी। लेकिन वो मेरे बच्चे तो नहीं है ना? तमकीन ने झट से जवाब दिया। लेकिन मेरे हवाले से तुम्हारे भी हुए ना? वो बेबसी से बोलता हुआ सर हाथों में लिए बैठा था। बहुत परेशान हो गया था एकदम। मेरे लिए तुम अहम हो, सिर्फ तुम। मैं तुमसे शादी अपनी पसंद से कर रही हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदार नहीं हूँ। इतना ख्याल है तो आया रख लो। वो फराफर बोल रही थी। उसे अपने हुस्न पर कुछ ज़्यादा ही गुरूर हो चला था कि जैसे आरिश हर हाल में शादी उससे ही करके रहेगा। ठीक है, मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो। मैं तुमसे शादी उसी वक्त करूँगा जब तुम मेरे बच्चों की जिम्मेदारी लोगी, वरना वो उसे वार्न कर रहा था। वो तंग आ गया था उसकी एक ही बात सुनते सुनते। उसके बच्चे उसके जिगर के टुकड़े हैं। उनके बारे में उसकी महबूबा ये सोच रखती है। माय फुट, भाड़ में गई तुम्हारी नाम की मोहब्बत। क्या समझते हो खुद को? बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग। तुम क्या, तुम जैसे हज़ारों मिल जाएंगे मुझे। तुम एक कमज़ोर और बुज़दिल इंसान हो जो एक बीवी का हक नहीं दे सका, दूसरी बीवी का हक कैसे पूरा करेगा? तुमसे मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ मैं। अब कभी मेरा ख्याल दिल में मत लाना। वो एक झटके से उठी और टक टक करती चलती बनी। आरिश हैरान हुआ जा रहा था। उसकी बातें सुन सुनकर वो कितने अंधेरे में था। वो तो उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार हो गया था और वो उसकी कसूरवार बनाकर चलती बनी। वो बहुत थका हारा घर लौटा। आयशा बेगम ने नज़रें मिलाने की उससे हिम्मत नहीं हो रही थी। वो 2 दिन तक ऑफिस भी नहीं गया।
आयशा बेगम ने भी नहीं पूछा। यही उनकी नाराज़गी का अंदाज था। घर में हमेशा सन्नाटा फैला रहता था। अब उसे भी दिल की वीरानी का एहसास हो रहा था। ओहो, क्या हुआ दानिश, तुम्हारी दूसरी मम्मी ने मारा? मगर क्यों? आतिफ ने रोते हुए अपने पड़ोसी दोस्त को चुप कराते हुए पूछा। इसलिए कि वो मेरी सौतेली मम्मी है, दानिश ने मुंह उसूर कर बताया। ओह शुक्र, मेरी एक ही मम्मी है जो मुझे बिल्कुल नहीं मारती। वो तड़क उठा। वो गौड़ में अपने बच्चों को भी सौतेली मार दे रहा था। कितना जुल्म करने जा रहा था। शुक्र है खुदा तेरा, तूने मेरे बच्चों को बचा लिया। वो दिन भर बच्चों के बारे में ही सोचता रहा। नन्ही पारिया अपने पाँव पर चलने लगी होगी और तोतली ज़बान में बातें करती होगी, सबको हंसाती होगी। वो कभी बच्चों से फ़ोन पर बात कर लिया करता था, मगर अब वो सोच रहा था कि हो सकता है कि बच्चे मुझसे नफरत करने लगे हों। लेकिन नहीं, हानिया तो बहुत चाहने वाली लड़की है। वो अपने बच्चों के जहन में नफरत नहीं भर सकती। अम्मी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो काफ़ी दिन के बाद आयशा बेगम के सामने था। उन्होंने मुंह फेर लिया। उन्हें बहू अपनी बेटी से कम अजीज नहीं थी और हानिया ने तो उन्हें बहुत सुख दिया था। अम्मी प्लीज़, वो उनके कदमों में बैठ गए एक टूटे हुए इंसान की तरह। सुन लो आरिश, मैं कभी तुम्हारा रिश्ता लेकर तमकीन के घर नहीं जाऊंगी और ना ही वो मुझे बहू की सूरत में कबूल है। मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ हानिया है, मेरे पोते और पोती की माँ, समझे तुम? आयशा बेगम ने अपना चश्मा सही करते हुए कहा। हानिया और बच्चों के लिए माँ के दिल में इतनी मोहब्बत देखकर उसका अपना सर झुक गया। अम्मी, मैंने कब कहा कि आप हानि को छोड़कर तमकीन को बहू बना ले? उसने अम्मी का हाथ अपने हाथों में लेकर शर्मिंदगी से कहा था। आयशा बेगम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखें चमक रही थी। जी अम्मी, अपने किए पर बहुत पछतावा है मुझे, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप सबके मुजरिम हूँ। उसने हाथ जोड़ दिए। आयशा बेगम ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। मैं जानती थी बेटा, जब ये वक्ती जज्बे दम तोड़ जाएंगे, रास्ते की फजूल मोहब्बतें अपना आप मनवा नहीं सकेंगी, तो तू जान लेगा, पलट आएगा, असली चाहत तो उनको पहचान लेगा और देख तेरी वापसी का सफ़र ख़त्म हो गया। मैं इसे तेरी आखिरी नादानी समझकर माफ़ करती हूँ। आयशा बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरा। अम्मी, मैं हानिया से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उन सबको अपने घर वापस लाना चाहता हूँ। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। हाँ बेटा, ज़रूर, उनके बगैर तो ये घर सूना लगता है, दीवारें काट खाने को दौड़ती हैं। आयशा बेगम अपने सफ़ेद दुपट्टे से उसके आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा उठी। मैं भटक गया था अपनी मंजिल से, जबकि मंजिल तो मेरे करीब थी। फिर अपनी मंजिल अपनी हानिया की बेध्यानी को नोट करते हुए उसके ने अपने लिए मोहब्बत में कमी देखते हुए अपनी मंजिल से भागने लगा था और अजनबी रास्तों की तरफ निकल पड़ा था। अजनबी रास्ते हमेशा भटका देते हैं। मैं भी भटक गया था, मैं जो हमेशा मोहब्बतों को जीता आया था। हानि की लापरवाही को, मुझ पर ध्यान मोहब्बत निछावर न करने को बर्दाश्त नहीं कर पाया और भागकर तमकीन की आंखों में पनाह लेनी चाहिए। लेकिन जब तमकीन का असली चेहरा सामने आया तो मैं टूट गया। एक मोहब्बत से खुद ही भाग आया और दूसरी मुझे छोड़ गई। मुझे अब एहसास हुआ कि हानिया की मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, बल्कि बच्चों में बढ़ गई थी। और बच्चे भी तो मेरे थे। वो तो बच्चों की तरह अच्छी तरबियत कर रही थी, उन्हें संवार रही थी। मुझे उसकी मजबूरियों को समझकर उसका साथ देना चाहिए था, न कि उससे मुंह मोड़ लेना चाहिए था। आज मैं एतराफ़ करता हूँ कि दिल की अदालत में मैं तुमसे और मेरे बच्चों से भी शर्मिंदा हूँ। ये लोग जैसे ही सरबत बेगम के घर में दाखिल हुए तो सहन में खेल रहे दोनों बच्चे पापा पापा कहते हुए उसकी टांगों से लिपट गए। सब लोग हैरान थे कि माजरा क्या है। आरिश का यहाँ? आयशा ने सबको हकीकत से आगाह किया तो सबके मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। बहुत तंग किया है तुमने मेरी मासूम सी ननन को। समीना ने उसके कान पकड़े, बड़े मान और लाड़ से बोली तो वो करहाने लगा। परेशानी दूर करने ही तो आया हूँ। वैसे है कहाँ वो? उसने इधर उधर देखते हुए कहा। द ग्रेट नेशन चिल्ड्रंस एकेडमी। समीना ने जल्दी से कहा। क्या मतलब? वो समझ नहीं सका। मतलब वो टीचर बन गई है, बस अभी आने का वक्त हो ही गया है, समीना ने कहा। वो परेशान हो गया। आखिर क्यों? वो नौकरी करने लगी? क्या इतनी ज़रूरतमंद हो गई थी वो सभी के साथ बैठा था, मगर दरवाजे पर निगाहें गड़ाए वो यही सोचकर शर्मिंदा हुआ जा रहा था कि तभी हानिया दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल हुई। ब्राउन कॉटन का सादा सूट, शानों पर फैला दुपट्टा और सर पर ब्लैक स्कार्फ लिए वो कोई कम कुंवारी लड़की लग रही थी। आओ बेटा, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, आयशा ने बेताबी से कहा। वो फीकी हंसी के साथ उनके गले लग गई। बच्चे लेने आए होंगे?
वो अपने कमरे की तरफ जाती हुई यही सोच रही थी। वो आरिश की निगाहों की चमक नहीं देख पाई थी। मम्मी पापा की तरफ आतिफ ने फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया। उसने लिया नहीं, चेहरा मोड़ लिया। प्लीज़ मामा, पापा को माफ़ कर दे। वो यही कहता हुआ बाहर निकल गया कि आरिश अंदर आ गया। चले जाओ तुम यहाँ से, वो पूरे ज़ोर से चिल्लाई थी। दिल से कह रही हो? वो सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। इतनी सारी ज्यादतियों के बाद तुमने कैसे सोच लिया कि इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं, वो ठोस लहजे में बोली। मैं हर सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। चाहो तो जान भी ले सकती हो, अभी दे दूँ? ऐसा तो नहीं कहो। वो इस बात पर नाराज़ हुई तो वो हंस पड़ा। मानने की बात भी नहीं करने देती और ज़िंदगी देने को भी तैयार नहीं। वो उसकी आंखों में झाँकते हुए बोला, बहुत तकलीफ़ पहुँचाई तुमने मुझे। उसे ही तो दूर करने आया हूँ। अंधेरे में भटका दिया था तुमने। उसके लहजे में उदासी घुल गई थी। सब जुर्म कबूल हैं, वो खुले दिल से बोला। क्या गुजरे दिनों की खुशियाँ लौटा सकते हो? इससे भी बढ़कर खुशियाँ दूंगा। एक बार कह दो माफ़ किया। वो काफ़ी संजीदा था। अगर कह दूँ कि नहीं तो? फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसके अंदाज पर बड़े ईमान से उसे कंधे पर सर टिकाए हुए बोली। मैं तो मायूस होने लगी थी। अब मैं सच्चे दिल से हमेशा के लिए लौट आया हूँ। अब कभी मायूस मत होना। वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार से बोला। और हाँ, ये जॉब का क्या चक्कर लगा रखा है? अब शिकवे की बारी उसकी थी। जनाब, अभी एक हफ्ता हुआ है। तुम्हारी यादों से थकने लगी तो ये काम शुरू किया। हानिया की बातों पर वो हंस दिया। खैर, बाहर चलिए, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। समीना ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर कहा तो दोनों ही छेप गए। फिर वो दोनों एक साथ बाहर निकले। अल्लाह करे तुम यूं ही साथ साथ रहो। समीना ने दुआ दी। आरिश, अजीम और हानिया बच्चों समेत अपने घर की तरफ चले। फूलों भरा रास्ता उनका इंतज़ार कर रहा था। हरीश की बातों ने उसे दुखी सा कर दिया था। उसका दिमाग फटने लगा था। फिर वो खड़ी हो गई। आखिर काम तो उसी को करना था, कोई उसका हाथ नहीं बटा सकता था। आरिश भी उसे बहानेबाज समझता है। ओह गॉड, वो चक्राते सर के साथ उठी ही थी कि दर्द की एक तेज लहर सी उठी। आह, उसके मुंह से आरिश भी नहीं निकल सका और धड़ाम से गिर गई। कमरे से आरिश निकला ही था कि गिरने की आवाज़ सुनकर अंदर आ गया। अंदर का मंजर ही दूसरा था। हानिया बेड के पास गिरी पड़ी थी। सर पर बेड लगा था जिसने खून के फव्वारे की तरह खून फूट रहा था। आरिश चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। सारे घर वाले भी वहीं जमा हो गए। अफरा तफरी मच गई। आरिश ने दुपट्टा लगाकर खून रोकने की कोशिश की थी। डॉक्टर को बुलाया गया। आरिश बहुत परेशान हो गया। डॉक्टर ने बहरहाल दवाइयाँ दी और ज़्यादा परेशान न होने का कहकर चला गया। इधर बाहर नाश्ते नाश्ते का शोर था कि कम ही नहीं हो रहा था। आखिर आरिश को ही मैदान में कूदना पड़ा। 2.5 घंटे के बाद जब वो वापस आया तो हानिया होश में आ चुकी थी। उसको देखते ही अपनी हंसी को रोक कर मुँह फेर लिया। ये बेकरारी से उसकी तरफ बढ़ा। ये क्या हाल कर लिया है तुमने अपना? उसे देखते ही आयशा ने नागवारी से घूरा। उसने आईने में अपना अक्सर देखा तो आंखों पर एकदम हाथ रख लिया। वो अपने आप से ही डर गया। ब्राउन प्लेन सूट पर जगह जगह पीले और सफ़ेद धब्बे बने हुए थे। आस्तीन किसी घरेलू झगड़ालू औरत की तरह चढ़ा रखी थी। बाल बिखर कर चिड़िया के किसी घोंसले का मंजर पेश कर रहे थे। सरबत और आयशा उसे हानिया का ख्याल करने का कह कर चली गई। कैसी हो अब तुम? उसने कहा और उसका हाथ थाम कर बैठ गया। मरी नहीं हूँ। हानिया ने चेहरा फेर लिया। चेहरे पर भला की संजीदगी थी। ये किस तरह की बातें कर रही हो? आरिश को बुरा लगा था उसके एक इस तरह के अंदाज से। उसके हर अंदाज से मोहब्बत टपक रही थी, मगर हानिया को कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बहानेबाज हूँ, जान छुड़ाने के लिए बिस्तर पर पड़ गई हूँ, है ना? वो शिकवा भरी आंखें लिए नाराज़गी से बोली। वो धीरे से हंसा। अच्छा तो ये बात है। पता है क्या बात थी? तुम्हारे बताने से पहले ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने बारी बारी सभी से नाश्ता बनाने का कहा, मगर किसी को नाश्ता बनाना नहीं आता। किसी को किचन से एलर्जी है, किसी को तुमने मना कर रखा है काम करने से। कोई मेहमान है, भला बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? वो हाथ नचा नचा कर सभी की एक्टिंग करके बता रहा था। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हें थोड़ी अक्ल आ जाए और उन सबको उन्हीं के रंग ढंग में पेश करो। क्या उनके हाथ तुम्हारे हाथों से ज़्यादा नाजुक हैं? क्या वो तुमसे ज़्यादा अच्छी हैं कि तुम तो काम करो मगर वो लोग ना करें? वो कितने दावे और प्यार से ये सब कह रहा था। अब तो नाराज़ नहीं हो ना? आरिश के मुस्कुराने पर उसने नहीं में सर हिला दिया। नादिया की शादी बहुत धूमधाम से हुई। हंगामे खत्म होने के बाद वो घर की सफाई में लग गई।
کام بہت بڑھ گئے تھے۔ پہلے نادیہ بہت کچھ مدد کیا کرتی تھی، مگر اب وہ ماسی رکھنے کے باوجود اکیلی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ عارش کو کوئی شکایت نہ ہو۔ عاطف اب چلنے لگا تھا، عائشہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ لگی رہتی۔ عارش کی چھٹی کے دن سب لوگ باہر ہی کھانا کھاتے۔ ادھر نادیہ دبئی چلی گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی۔ آج کل وہ محسوس کر رہی تھی کہ عارش گھر سے زیادہ اب باہر وقت گزارنے لگا ہے۔ گھر پر اس کا دھیان بس نام کا رہ گیا تھا، مگر وہ عارش کے حوالے سے اپنے من میں کوئی شک یا بدگمانی لانا نہیں چاہتی تھی۔ اب تو اس کی زندگی میں ایک اور ننھی جان فاریہ بھی آ چکی تھی۔ عارش اس کی پیدائش پر بہت خوش ہوا تھا۔ اس کی ننھی کلکاریاں سبھی کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیتی تھیں۔ عاطف اسکول جانے لگا تھا، اس کو تیار کرنا، فاریہ کو سنبھالنا، بس وہ تو اپنی ذات کو بھولتی جا رہی تھی۔ اتوار کا دن اس نے باقی بچے تمام کاموں کے لیے خاص کر لیا تھا۔ اب اسے کہیں باہر جانے کی یا میکے جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ گھر کے سامان اپنی پڑوسن نعمانہ سے منگوا لیا کرتی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ شام کو آفس سے آنے کے بعد عارش کہاں چلا جاتا ہے۔ وہ تو ڈنر کے بعد واپس آتا ہے، زیادہ تر وہ کھانا کھا کر ہی آتا ہے۔ آج کل وہ بہت پریشان تھی، مگر دل میں شک لانا نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ عارش اب آفس سے دیر میں گھر لوٹتا ہے، کھانا کھانے کا پوچھنے پر کہتا ہے کہ کھا کر آیا ہوں، اور کروٹ بدل کر سو جاتا ہے۔ وہ ڈسٹرب ہو جاتی اس حرکت سے۔ عارش کبھی تو کھانا ہمارے ساتھ کھا لیا کرو، ایسا کیا کام ہے جو شام تک ختم نہیں ہوتا؟ ہم تو تمہیں گھر میں دیکھنے کو بھی ترس گئے ہیں، وہ شکوہ بھرے لہجے میں بولی۔ تم لوگ گھر بیٹھ کر آرام سے کھاؤ، تمہارے لیے محنت کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی تم خوش نہیں ہو۔ ایک تو دن رات کی محنت کی تھکاوٹ جسم پر سوار رہتی ہے، اوپر سے گھر میں بھی آرام نہیں۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر چیخ رہا تھا کہ ہانیہ پریشان اور حیران کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے تیور تو عارش کے کبھی نہیں تھے۔ آخر کتنی بڑی غلطی ہو گئی جس پر اتنا غصہ آ گیا تھا؟ عارش، میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ شرمندگی سے اس نے سر جھکا لیا۔ آئندہ کبھی غلطی سے بھی مت پوچھنا، سمجھی تم؟ اور اسے غصے سے گھورتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ پھر وہ معاملہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ ہانیہ بالکل ماننے کو تیار نہیں تھی کہ آفس میں دیر رات تک کام ہوتا ہے، وہ اور عارش جھنجلا جاتا، غصے سے اسے ڈانٹتا اور کمرے سے نکل جاتا۔ عائشہ بیٹے کی اس حرکت پر ڈانٹتی، سمجھاتی، مگر وہ بس سنتا ہے، کرتا کچھ نہیں تھا۔ عارش پلیز، گھر پر تمہیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ عاطف اور فاریہ کو تمہاری محبت چاہیے، وہ تو تمہاری ایک نظر محبت کے لیے ترس گئے ہیں۔ روز روز کی بک بک جھک جھک سے تنگ آ کر ہانیہ کوئی آخری بات کرنا چاہتی تھی۔ آج بھی وہ رات 12 بجے گھر آیا تھا اور اس کے انتظار میں وہ جاگ رہی تھی۔ وہ بہت نرمی کے ساتھ اسے اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا کرتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا، ان کا خیال نہیں رکھتا؟ مائی فٹ، یہ صرف تمہاری شکی ذہن کی پیداوار ہے اور کچھ نہیں، وہ بغیر جھجک کے کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ بولنا ہی چاہتی تھی کہ عارش نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بس بس، اب میں کچھ اور سننا نہیں چاہتا، اور اس نے بے پرواہی سے چہرہ پھیر لیا۔ ہانیہ بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ ایسا تو عارش کبھی نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن عارش عظیم صاحب کے اہم کام کا علم اسے ہو ہی گیا۔ اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ وہ سمینا کے بہت ضد کرنے پر اسے شاپنگ کرنے لے گئی تھی کہ ایک اسٹائلش بوٹیک سے عارش کو ایک مہجبی حسینہ کے ساتھ ہنستے مسکراتے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ کار سے اتر رہی تھی کہ سر چکرانے لگا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بھابھی نے سارا ماجرا سمجھ لیا، اسے گاڑی میں بٹھایا اور گھر چھوڑ اپنے گھر چلی گئی، اور راستے بھر اسے بہت سمجھایا، مگر وہ سمجھتی کیا تھا؟ وہ تو بس روتی رہی۔ گھر آ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ بچے دادی اماں کے پاس تھے۔ تو یہ تھی عارش کی مصروفیت، تمہارا اہم کام جس کے لیے تم نے سارے گھر والوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ آرام کا سامان دینا چاہتے ہو مجھے اس لڑکی کی شکل میں؟ کیا وہ لڑکی میرے سکھ چین کا نام ہے؟ بتاؤ کون تھی وہ؟ عارش کے گھر آتے ہی وہ پٹ پڑی، بگڑا ہوا چہرہ، بکھرے بال، وہ زخمی شیرنی لگ رہی تھی۔ اس کی برداشت کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ جواب میں ایک لمبی اوہ کی گئی، کھلے ہوئے چہرے پر سختی اتر آئی تھی۔ تو تمہیں پتہ چل ہی گیا؟ اچھا ہے، میں تمہیں بتانے ہی والا تھا، وہ کمینگی سے کہتا آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی ڈیلی کر رہا تھا۔ جواب دو مجھے، کون تھی وہ؟ اب میں تمہارے بہانے سے ٹلوں گی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ تمکین سہیل ہے، میرے آفس کلیگ، محبت کرتی ہے مجھ سے، اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دھڑلے سے ایسے بتا رہا تھا جیسے وہ کنوارا ہو۔ کیا؟
اس کی چیخ نکل گئی، وہ دھڑام سے نیچے گر پڑی اور وہ باہر چلا گیا۔ گھر میں بھوچال سا آ گیا۔ ہانیہ نے اسے دوسری شادی کی اجازت دی۔ عائشہ بیگم ہر وقت عارش کو سمجھاتی رہتی، کہاں جا رہی ہو تم؟ بیگ اٹھائے، بچوں کو ساتھ لگائے جاتا دیکھ کر کپ ٹیبل پر پٹک دیا عارش نے۔ وہ زور سے چلایا تھا، اب میرا اس گھر میں اختیار ختم ہو گیا ہے، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وہ پورے یقین سے کہتی اس کے سامنے سے گزری، ٹھیک ہے، تم جہاں چاہتی ہو جا سکتی ہو، لیکن میرے بچے لے جانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، یہ میرے پاس رہیں گے، اپنے باپ کے پاس۔ عارش نے بے رحمی سے بچوں کو اس سے الگ کیا۔ اگر بچوں اور گھر کا اتنا خیال ہے تو کیوں ان کو سوتیلی ماں کا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ عائشہ بیگم اپنے کمرے سے نکل آئی۔ امی پلیز آپ کچھ مت کہیں، یہ میری زندگی ہے، جیسے چاہوں گزاروں، وہ ہر درمی سے کہتا سینے پر ہاتھ باندھ کر کارپیٹ پر کو گھورنے لگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری زندگی ہے، تم جاؤ، مگر بچے تو ماں کے ساتھ ہی جائیں گے، یہ میرا ایک ماں کا حکم ہے۔ ساس نے بہو کا ساتھ دیا تھا اور بچے ہانیہ کے ساتھ کر دیا۔ ہانیہ کا دل چاہا کہ ایک بار عارش اسے روک لے، مگر وہ بیکار میں ہی میگزین پڑھنے کا بہانہ کرنے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے سبھی کو سب کچھ بتا دیا اور عارش کے گھر نہ جانے کا فیصلہ سنا دیا۔ سمینہ نے امی نے بہت سمجھایا تھا اسے، مگر اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے اور عارش جیسے بٹے ہوئے مرد کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اپنے بچے کے مستقبل کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے طلاق کی مانگ کر دی تھی۔ عارش طلاق کا نوٹس وصول کر کے حیران رہ گیا، اس چڑیا دل لڑکی کی اتنی ہمت! شاید ایک ماں اپنے بچوں کو کے روشن مستقبل کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس نے فون کر کے کہہ دیا اور وہ طلاق نہیں دے گا۔ ہانیہ، مجھے تم جیسی سمجھدار لڑکی سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کیا بیوقوفی کرنے جا رہی ہو تم؟ بیٹا، جب گھریلو حالات خراب ہو جاتے ہیں تو ہمیں مل بیٹھ کر صلح لینی چاہیے، نہ کہ اتنا بڑا قدم اٹھا لو۔ بیٹا، یہ معاملے گھر کی چار دیواری میں نپٹائے جاتے ہیں، کورٹ میں اپنے چاہنے والوں کو گھسیٹنے کے لیے نہیں۔ عائشہ بیگم کو جب سے کورٹ سے سمن آیا تھا وہ بوکھلا گئی تھی اور اب ہانیہ کو سمجھا رہی تھی۔ ان کے سامنے بیٹھی ہانیہ خاموش تھی۔ امی، آپ بتائیے مجھے، کیا میں اس گھر میں رہ سکتی ہوں جس گھر میں میرے ساتھ میری سوتن ہے؟ امی، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ میں چھوٹے دل کی ہوں اور عورتوں کی طرح مجھے بھی اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی خوشی پیاری ہے۔ میں کیا کروں امی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہانیہ، بچوں کا تو کچھ سوچو، یہ تم دونوں میں سے جب کسی ایک کے پاس رہیں گے تو کیا دوسرے کی کمی محسوس نہیں کریں گے؟ بیٹا، بچوں کے لیے کڑوا گھونٹ پی لو۔ ہمارے سماج میں طلاق شدہ عورتوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، یہ عورت کے دامن پر ایک دھبا سمجھا جاتا ہے۔ عائشہ نے اسے خود سے چمٹا لیا تھا۔ یقین کریں امی، اپنی ذات کے لیے مجھے عارش کی کوئی زیادتی ناگوار نہیں گزرے گی اور اس سے زیادہ مجھے کوئی عزیز بھی نہیں ہے۔ میں تو اپنے سوتن کے ساتھ بھی رہ لوں گی، مگر مجھے عاطف اور فاریہ کے لیے ایک مضبوط بنیاد کی ضرورت ہے۔ آپ جانتی ہیں، دونوں اگر ساتھ رہے اور ٹکراتے بھی رہے تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی بچوں کو نہیں ملتا۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک انہیں اچھی تربیت، پیار اور ہائی ایجوکیشن دے کر پرورش کرے۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ عائشہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی باتوں سے عائشہ کو بالکل نہیں لگا کہ یہ وہی لاپرواہ ہانیہ ہے جسے وہ بیاہ کر اپنے گھر لائی تھی۔ ہانیہ کو بہت سمجھدار نکلی، اس کی ایک ایک بات میں گہرائی تھی۔ ہانی نے اتنا کچھ کہہ دیا تھا کہ عائشہ اب خاموش بیٹھی تھی۔ انہوں نے کتنا سمجھایا تھا بیٹے کو، مگر اس پر تو عشق کا بھوت سوار تھا، اب تو بس اس کے فیصلے کا انتظار تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ میں تمہارے بچوں کی آیا نہیں ہوں، شادی کے بعد زندگی کو انجوائے کرنے کے بجائے انہیں سنبھالتی پھروں۔ میری اپنی لائف ہے، اس میں تمہارے بچوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتی پورے جوش سے بول رہی تھی۔ وہ الٹرا ماڈرن لڑکی کی اپنی سوچ تھی، وہ اپنے حسن پر مغرور تھی، لیکن تمکین، وہ میرے بچے ہیں، میرے پاس نہیں رہیں گے تو کہاں رہیں گے؟ تم ہی کو سنبھالنا ہوگا۔ اس کا لہجہ تھکا تھکا سا۔ تمکین کی بات نے اسے مایوس کیا تھا۔ بچوں کی ماں کس لیے ہے؟ کیا اپنی آزادی کے لیے طلاق لے رہی ہے؟ ہنی، میں تمہارے بچوں کو نہیں سنبھال سکتی، بچوں سے مجھے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ابھی شادی ہوئی ہے، بچوں کی ذمہ داری پہلے سے ہی سونپ دی۔ وہ بال سلجھاتی غصے سے کہہ رہی تھی۔ تمکین، وہ میرے بچے ہیں، ہانیہ کا ان پر کوئی حق نہیں ہے۔ وہ غصے میں آ گیا تھا، آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ لیکن وہ میرے بچے تو نہیں ہیں نا؟ تمکین نے جھٹ سے جواب دیا۔ لیکن میرے حوالے سے تمہارے بھی ہوئے نا؟ وہ بے بسی سے بولتا ہوا سر ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا، بہت پریشان ہو گیا تھا ایک دم۔ میرے لیے تم اہم ہو، صرف تم۔ میں تم سے شادی اپنی پسند سے کر رہی ہوں، تمہارے بچوں کے لیے نہیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تمہارے بچوں کی ذمہ داری
नहीं हो, जिम्मेदार नहीं हो, इतना ख्याल है तो आया रख लो। वो फराफर बोल रही थी। उसे अपने हुस्न पर कुछ ज़्यादा ही गुरूर हो चला था कि जैसे आरिश हर हाल में शादी उससे ही करके रहेगा। ठीक है, मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे शादी उसी वक्त करूँगा जब तुम मेरे बच्चों की जिम्मेदारी लोगी, वरना वो उसे वार्न कर रहा था। वो तंग आ गया था उसकी एक ही बात सुनते सुनते। उसके बच्चे उसके जिगर के टुकड़े हैं, उनके बारे में उसकी महबूबा ये सोच रखती है। माय फुट, भाड़ में गई तुम्हारी नाम की मोहब्बत। क्या समझते हो खुद को? बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग। तुम क्या, तुम जैसे हजारों मिल जाएंगे मुझे। तुम एक कमज़ोर और बुज़दिल इंसान हो जो एक बीवी का हक नहीं दे सका, दूसरी बीवी का हक कैसे पूरा करेगा? तुमसे मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ मैं। अब कभी मेरा ख्याल दिल में मत लाना। वो एक झटके से उठी और अटक टक टक करती चलती बनी। आरिश हैरान हुआ जा रहा था। उसकी बातें सुन सुनकर वो कितने अंधेरे में था। वो तो उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार हो गया था और वो उसकी कसूरवार बनाकर चलती बनी। वो बहुत थका हारा घर लौटा। आयशा बेगम ने नज़रें मिलाने की उसने से हिम्मत नहीं हो रही थी। वो 2 दिन तक ऑफिस भी नहीं गया। आयशा बेगम ने भी नहीं पूछा। यही उनकी नाराज़गी का अंदाज था। घर में हमेशा सन्नाटा फैला रहता था। अब उसे भी दिल की वीरानी का एहसास हो रहा था। ओहो, क्या हुआ दानिश? तुम्हारी दूसरी मम्मी ने मारा? मगर क्यों? आतिफ ने रोते हुए अपने पड़ोसी दोस्त को चुप कराते हुए पूछा। इसलिए कि वो मेरी सौतेली मम्मी है, दानिश ने मुंह उसूर कर बताया। ओह शुक्र, मेरी एक ही मम्मी है जो मुझे बिल्कुल नहीं मारती। वो तड़प उठा। वो गॉड, मैं अपने बच्चों को भी सौतेली माँ दे रहा था, कितना जुल्म करने जा रहा था। शुक्र है खुदा तेरा, तूने मेरे बच्चों को बचा लिया। वो दिन भर बच्चों के बारे में ही सोचता रहा। नन्ही पारिया अपने पाँव पर चलने लगी होगी और तोतली ज़बान में बातें करती होगी, सबको हंसाती होगी। वो कभी बच्चों से फ़ोन पर बात कर लिया करता था, मगर अब वो सोच रहा था कि हो सकता है कि बच्चे मुझसे नफरत करने लगे हों। लेकिन नहीं, हानिया तो बहुत चाहने वाली लड़की है। वो अपने बच्चों के जहन में नफरत नहीं भर सकती। अम्मी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो काफ़ी दिन के बाद आयशा बेगम के सामने था। उन्होंने मुंह फेर लिया। उन्हें बहू अपनी बेटी से कम अजीज नहीं थी और हानिया ने तो उन्हें बहुत सुख दिया था। अम्मी प्लीज़। वो उनके कदमों में बैठ गए एक टूटे हुए इंसान की तरह। सुन लो आरिश, मैं कभी तुम्हारा रिश्ता लेकर तमकीन के घर नहीं जाऊंगी और ना ही वो मुझे बहू की सूरत में कबूल है। मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ हानिया है, मेरे पोते और पोती की माँ, समझे तुम? आयशा बेगम ने अपना चश्मा सही करते हुए कहा। हानिया और बच्चों के लिए माँ के दिल में इतनी मोहब्बत देखकर उसका अपना सर झुक गया। अम्मी, मैंने कब कहा कि आप हानि को छोड़कर तमकीन को बहू बना ले? उसने अम्मी का हाथ अपने हाथों में लेकर शर्मिंदगी से कहा था। आयशा बेगम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा जिसकी आंखें चमक रही थी। जी अम्मी, अपने किए पर बहुत पछतावा है मुझे, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप सबके मुजरिम हूँ। उसने हाथ जोड़ दिए। आयशा बेगम ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। मैं जानती थी बेटा, जब ये वक्ती जज्बे दम तोड़ जाएंगे, रास्ते की फजूल मोहब्बतें अपना आप मनवा नहीं सकेंगी, तो तू जान लेगा, पलट आएगा, असली चाहत तो उनको पहचान लेगा और देख तेरी वापसी का सफ़र ख़त्म हो गया। मैं इसे तेरी आखिरी नादानी समझकर माफ़ करती हूँ। आयशा बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरा। अम्मी, मैं हानिया से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उन सबको अपने घर वापस लाना चाहता हूँ। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। हाँ बेटा, ज़रूर, उनके बगैर तो ये घर सूना लगता है, दीवारें काट खाने को दौड़ती हैं। आयशा बेगम अपने सफ़ेद दुपट्टे से उसके आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा उठी। मैं भटक गया था अपनी मंजिल से, जबकि मंजिल तो मेरे करीब थी। फिर अपनी मंजिल अपनी हानिया की बेध्यानी को नोट करते हुए उसके ने अपने लिए मोहब्बत में कमी देखते हुए अपनी मंजिल से भागने लगा था और अजनबी रास्तों की तरफ निकल पड़ा था। अजनबी रास्ते हमेशा भटका देते हैं। मैं भी भटक गया था, मैं जो हमेशा मोहब्बतों को जीता आया था। हानि की लापरवाही को, मुझ पर ध्यान मोहब्बत निछावर न करने को बर्दाश्त नहीं कर पाया और भागकर तमकीन की आंखों में पनाह लेनी चाहिए। लेकिन जब तमकीन का असली चेहरा सामने आया तो मैं टूट गया। एक मोहब्बत से खुद ही भाग आया और दूसरी मुझे छोड़ गई। मुझे अब एहसास हुआ कि हानिया की मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, बल्कि बच्चों में बढ़ गई थी। और बच्चे भी तो मेरे थे। वो तो बच्चों की तरह अच्छी तरबियत कर रही थी, उन्हें संवार रही थी। मुझे उसकी मजबूरियों को समझकर उसका साथ देना चाहिए था, न कि उससे मुंह मोड़ लेना चाहिए था। आज मैं एतराफ़ करता हूँ कि दिल की अदालत में मैं तुमसे
और मेरे बच्चों से भी शर्मिंदा हूँ। ये लोग जैसे ही सरबत बेगम के घर में दाखिल हुए तो सहन में खेल रहे दोनों बच्चे पापा पापा कहते हुए उसकी टांगों से लिपट गए। सब लोग हैरान थे कि माजरा क्या है। आरिश का यहाँ आयशा ने सबको हकीकत से आगाह किया तो सबके मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। बहुत तंग किया है तुमने मेरी मासूम सी ननद को। समीना ने उसके कान पकड़े, बड़े मान और लाड से बोली तो वो करहाने लगा। परेशानी दूर करने ही तो आया हूँ। वैसे है कहाँ वो? उसने इधर उधर देखते हुए कहा। द ग्रेट नेशन चिल्ड्रंस एकेडमी। समीना ने जल्दी से कहा। क्या मतलब? वो समझ नहीं सका। मतलब वो टीचर बन गई है, बस अभी आने का वक्त हो ही गया है। समीना ने कहा। वो परेशान हो गया। आखिर क्यों? वो नौकरी करने लगी? क्या इतनी ज़रूरतमंद हो गई थी वो सभी के साथ बैठा था मगर दरवाजे पर निगाहें गड़ाए वो यही सोचकर शर्मिंदा हुआ जा रहा था कि तभी हानिया दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल हुई। ब्राउन कॉटन का सादा सूट, शानों पर फैला दुपट्टा और सर पर ब्लैक स्कार्फ लिए वो कोई कम कुंवारी लड़की लग रही थी। आओ बेटा, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, आयशा ने बेताबी से कहा। वो फीकी हंसी के साथ उनके गले लग गई। बच्चे लेने आए होंगे? वो अपने कमरे की तरफ जाती हुई यही सोच रही थी। वो आरिश की निगाहों की चमक नहीं देख पाई थी। मम्मी, पापा की तरफ आतिफ ने फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया। उसने लिया नहीं, चेहरा मोड़ लिया। प्लीज़ मामा, पापा को माफ़ कर दे। वो यही कहता हुआ बाहर निकल गया कि आरिश अंदर आ गया। चले जाओ तुम यहाँ से, वो पूरे ज़ोर से चिल्लाई थी। दिल से कह रही हो? वो सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। इतनी सारी ज्यादतियों के बाद तुमने कैसे सोच लिया कि इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं, वो ठोस लहजे में बोली। मैं हर सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। चाहो तो जान भी ले सकती हो, अभी दे दूँ? ऐसा तो नहीं कहो। वो इस बात पर नाराज़ हुई तो वो हंस पड़ा। मरने की बात भी नहीं करने देती और ज़िंदगी देने को भी तैयार नहीं। वो उसकी आंखों में झाँकते हुए बोला। बहुत तकलीफ़ पहुँचाई तुमने मुझे, उसे ही तो दूर करने आया हूँ। अंधेरे में भटका दिया था तुमने। उसके लहजे में उदासी घुल गई थी। सब जुर्म कबूल हैं, वो खुले दिल से बोला। क्या गुजरे दिनों की खुशियाँ लौटा सकते हो? इससे भी बढ़कर खुशियाँ दूंगा। एक बार कह दो माफ़ किया। वो काफ़ी संजीदा था। अगर कह दूँ कि नहीं तो? फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसके अंदाज पर बड़े ईमान से उसे कंधे पर सर टिकाए हुए बोली। मैं तो मायूस होने लगी थी, अब मैं सच्चे दिल से हमेशा के लिए लौट आया हूँ। अब कभी मायूस मत होना। वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार से बोला। और हाँ, ये जॉब का क्या चक्कर लगा रखा है? अब शिकवे की बारी उसकी थी। जनाब, अभी एक हफ्ता हुआ है, तुम्हारी यादों से थकने लगी तो ये काम शुरू किया। हानिया की बातों पर वो हंस दिया। खैर, बाहर चलिए, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। समीना ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर कहा तो दोनों ही झेप गए। फिर वो दोनों एक साथ बाहर निकले। अल्लाह करे तुम यूं ही साथ साथ रहो। समीना ने दुआ दी। आरिश, अजीम और हानिया बच्चों समेत अपने